नमस्कार बच्चों। आज हम एनएएस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का जो 21 से 40 तक के क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21, अत्यंत विषैली गैस ओजोन को आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह, चार ऑप्शन है हमारे पास। वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर यूवी विकिरण से रक्षा करती है, श्वसन के लिए विघटन होकर ऑक्सीजन प्रदान करती है, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है और प्रशीतकों में प्रयोग की जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1। इसमें क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर, है ना, पृथ्वी के धरातल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक पतला आवरण है और यह आवरण धरती के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और इसीलिए जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है यानी पराबैंगनी विकिरण, उससे हमारी रक्षा करता है। और यह इसलिए हमारा आंसर जो है, हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर यूवी विकिरण से रक्षा करती है, ये सही है। प्रश्न क्रमांक 22, रहमान ने 2 परख नलियों में ताजा तैयार चूने का पानी लिया और इन पर का और खा चिन्हित किया। उसने का में स्ट्रॉ द्वारा मुंह से हवा फूंकी और खा को उसी तरह रहने दिया। कुछ मिनटों के पश्चात का के चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो हम हम सबको पता है कि हम जब निःश्वसन करते हैं या हम जब मुंह से फूंकते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जो चूने के पानी, उसने 2 परख नलियों में जो चूने का पानी लिया है तो उसमें, जिसमें उसने मुंह से हवा फूंकी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो चूने के पानी से भरी टेस्ट ट्यूब में फूंक मारने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है क्योंकि फूंक के साथ निकली कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ क्रिया करके अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और यही कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पानी का रंग दूधिया कर देता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, निःश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब प्रश्न क्रमांक 23, हमारे मुख में जो तरल श्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना व आसानी से निगलने वाला बना देता है, वह है। तो हम पहले सही उत्तर की बात करेंगे। मुंह में जो तरल पदार्थ होता है उसे लार कहते हैं। लार मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पन्न होने वाला पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। ये लार का उत्पादन जो होता है वो लार ग्रंथियों से होता है। तो ये पाचन के लिए भी आवश्यक है और जीवाणु रोधी रोधी यौगिकों तथा एंजाइम होता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। अग्न्याशिक पैनक्रियाटिक एंजाइम की पहचान कीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो अग्नाशय जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अंग, एक भाग है, एक ग्रंथि है और ट्रिप्सिन शरीर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो पाचन तंत्र के लिए कार्य करता है। ये एंजाइम प्रोटीन के साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और आंतों और अग्नाशय में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा कि प्रोटीन के पाचन में सहायक जो एंजाइम है, हमारा विकल्प नंबर 1 ट्रिप्सिन। प्रश्न क्रमांक 25, मनुष्य का सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे 100 mmHg तथा 60 mmHg, फिर 80 mmHg तथा 120 mmHg, फिर 60 mmHg तथा 100 mmHg, फिर 120 mmHg तथा 80 mmHg। इनमें सब में
जो हमारा सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 है, 120 mmHg तथा 80 mmHg। तो रक्तचाप जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें दो माप शामिल होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच में तनाव मुक्तता, या डायस्टोल मतलब या तो रिलैक्सेशन हो रहा है या संकुचन हो रहा है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो इस प्रक्रिया के दौरान वो सिकुड़ता और फैलता है। उसके इस एक चरण में जब दिल सिकुड़ता है तब धमनियों में ब्लड को पंप करता है, उसे सिस्टोल कहते हैं। और जब फैलता है या रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं। संकुचन के दौरान अधिकतम दबाव जिस मुख्य धमनी के माध्यम से हार्ट ब्लड को छोड़ देता है उसे सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो इसलिए जो सिस्टोलिक दबाव होता है वो होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक दबाव होता है वो होता है 80 mmHg। इसलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 और 80 होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 120 mmHg तथा 80 mmHg। अब क्वेश्चन नंबर 26। यदि गमले में लगे पौधे की समस्त पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? तो हम ये जानते हैं कि पत्तियों पर जो पत्तियों की जो त्वचा होती है या एपिडर्मल परत होती है, बाह्य त्वचा, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से स्टोमेटा के माध्यम से होता है, और स्टोमेटा ही प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान की क्रियाएं करते हैं। तो इस तरह से जो अगर हमने इसलिए यदि हम पत्तियों की दोनों सतह पर वैसलीन लगा दें तो ये चारों जो प्रक्रियाएं हैं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन, ये उपरोक्त सभी प्रभावित होंगी। इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27। सामान्यतः पादप दिन के समय ऑक्सीजन और रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि जो पादप है, आंसर नंबर 2, पादप दिन में श्वसन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र गति से करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसलिए हम दिन के समय में ऑक्सीजन हमको मिलती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, और रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है वो रात में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसका जैसे प्रश्न है कि क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जाइलम पोत यानी जाइलम वेसल्स और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। जैसे कोई भी अगर ट्यूब हो, नीचे से ऊपर अगर पानी ले जाने वाली ट्यूब हो, और अगर उसको बीच में कहीं ब्लॉकेज आ जाए या वो बंद हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो उसी तरह जो जाइलम वेसल्स हैं वो जल का संवहन करती हैं जड़ों से पत्तियों की तरफ या ऊपर की तरफ, और अगर उसमें जैविकीय संक्रमण आ जाएगा तो जल का जड़ से पत्तियों की ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाएगी। अतः हमारा विकल्प नंबर 3 सही है कि जल का जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती है। अब क्वेश्चन नंबर 29। साधारण सपाट एपिथीलियम जिसकी झिल्ली वर्णनात्मक पारगम्यम झिल्ली है। तो ये जो हम ऊतकों का जब अध्ययन करते हैं तब हम इस एपिथीलियम के बारे में पढ़ते हैं, और इसके हिसाब से
जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प क्रमांक 1, चपटी एपिथीलियम। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर। प्रश्न क्रमांक 30, मनुष्यों में निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो मनुष्यों में जो निषेचन प्रक्रिया है, जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलती हैं तो वो युग्मक बनाती हैं और उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1, नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और वही प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 31, एक पारितंत्र में अपघटक का चयन करें। तो एक पारितंत्र जो होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता और फिर अपघटक। तो अपघटक किसी भी पारितंत्र के अंतिम घटक होते हैं और वो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु वगैरह, जो कि जो अंतिम तृतीयक उपभोक्ता है उसको नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा तीसरा, कवक। कवक जो है वो अपघटक का काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, टिहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति और जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, ये सही बात है। दूसरा, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा, ये भी संभव है। वनों का कटाव, बांध बनाने के लिए वनों का कटाव करना पड़ सकता है। तो ये ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। और चौथा कथन जो है, क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है, तो ये इस पर लागू नहीं होता है। अतः हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, 1, 2 और 3। ये तीनों कथन सत्य हैं या ये परिणाम हो सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 33, चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया। तो जो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। इसमें वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वहाँ जो पेड़ थे वो काटने का आदेश दिया गया था और वन विभाग के अधिकारी जब पेड़ काटने आते थे तो वहाँ के किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया था। वे पेड़ों के चारों ओर जाकर चिपक जाते थे और फिर इस तरह से बहुत उन्होंने इसका पेड़ काटने का विरोध किया और इसके आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण संदेश ये था कि वन संरक्षण को समुदाय से जोड़ा गया, मतलब वहाँ की जो लोकेलिटी थी वो भी इसमें सम्मिलित हुई। इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा पहले नंबर का, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 34, निम्न आरेख मनुष्य में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाता है। तो जो हम यहाँ पर आरेख देख रहे हैं इसमें XX और XY, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो एक तरह का कार्य करते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो कि नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। तो फीमेल या मादा में पाया जाने वाला जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है और जो नर या मेल में पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है वो XY होता है। तो जब मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतति लड़की होती है, और जब मादा का X गुणसूत्र नर के Y गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतति लड़का होती है। तो इसमें ये 4 पॉसिबिलिटीज थी जिसमें X और Y आपस में मिल सकते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि
संतति 1 और संतति 4 का लिंग क्या होगा? तो हम यहाँ जैसे देख रहे हैं कि संतति 1 में XX बनेगा और संतति 4 में X और Y। तो इस तरह से जो हमारा सही उत्तर होगा कि फर्स्ट लड़की और फोर्थ लड़का, यानी विकल्प नंबर 4। ये लिंग गुणसूत्र निर्धारण का आरेख था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 35। चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का प्रेक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। तो इसमें हम जो देख रहे हैं ये जिस भी इंसेक्ट का हम देख रहे हैं ये चित्र, इसमें हम देख रहे हैं कि इनके जो पैर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आर्थ्रोपोडा में इस तरह के जुड़े हुए पैरों वाले जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इसलिए इस जंतु का जो लक्षण है उसके आधार पर इसे हम आर्थ्रोपोडा में रखें। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 36 पर। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताएं। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। दूसरा, उर्वरकों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तीसरा, यह रेतीली मृदा की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। और चौथा, यह उत्तम वानस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यह स्वस्थ पौधों को उन्नति प्रदान करता है। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड वाला है ये इसमें शामिल नहीं है, और जो सही कथन है वो है पहला और चौथा, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा 3, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, ये हमारा सही उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 37। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है? तो हमारा जो अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल है ये लगभग कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या इस तरह के जो कार्बोनेट के लवण हैं उनसे बनता है। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, कार्बोनेट के लवण। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 38। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी होती है जो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पौधे और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां हैं उसको हम जैव विविधता कहते हैं। तो हमारा ये विकल्प नंबर 1 सही है। किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का द्योतक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 39। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहेगी? तो ये जो चिकनगुनिया, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा ये तीनों पानी के कारण तो नहीं होते हैं, अतः पेयजल की कमी के कारण या पेयजल की अस्वच्छता के कारण जो रोग होता है वो होता है हैजा। तो किसी भी जो हैजा जो है वो महामारी के रूप में भी फैल जाता है और ये पानी के कारण ही होता है जिसमें उल्टी दस्त वगैरह होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 4, हैजा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 40। अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार और चारे का कार्य करते हैं। निम्न में से किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा उत्तर क्रमांक 3, बरसीम। ये एक तेजी से बढ़ने वाला उच्च गुणवत्ता वाला चारा है और इसे मुख्य रूप से काटा जाता है। हरे कटे हुए चारे के रूप में इसको खिलाया जाता है। तो ये जो बरसीम है ये अकेले या अन्य प्रजातियों के साथ मिलाकर भी बोया जाता है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, बरसीम। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। अब अगले 20 प्रश्नों के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे और तब हमारे NAS के पूरे 60 प्रश्न पूरे हो जाएंगे व्याख्या सहित। तो ऐसे ही और प्रश्नों के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए। NAS के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।